गांव में जब तरबूज तैयार हुए तो मैं सुबह से शाम तक उनके लिए खरीदार ढूंढने में लगा रहा। लेकिन उल्टा गांव वालों ने ही कहना शुरू कर दिया कि मैं उनका पैसा खा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने खरीदारों से जो रेट तय किया वो गांव वालों को बताए गए रेट से 3 पैसे ज्यादा था। हर एक किलो तरबूज पर मैं ललित 3 पैसे कमा रहा था। पूरे गांव में कितनी जमीन है, कितने तरबूज उगते हैं, साल भर में सिर्फ इन 3 पैसों से ही मैं लाखों रुपए कमा लेता हूं। फिर भी लोग मुझे अपना मददगार और पूरे गांव की उम्मीद मानते हैं। सबको बेवकूफ बनाया गया है। मैं भी हमारे गांव शिवपुर का ही हिस्सा हूं, इसलिए गांव वालों के लिए मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई ऐसे जमीर बेचकर लोगों का पैसा खा रहा है तो उसका विरोध करना और उसे सबके सामने लाना मेरा फर्ज है। मैं गांव वालों का हक बचाऊंगा, किसी को उनका फायदा नहीं उठाने दूंगा। गांव वालों के चेहरों पर जलन साफ दिख रही थी और मैं बस मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, तो क्या मैं तुम लोगों का नौकर हूं? सुबह से शाम तक भाग दौड़ भी करूं और एक पैसा भी ना कमाऊं? ठीक है, अब मैं ये तरबूज नहीं बेचूंगा। देखते हैं तुम में से कौन बेचता है। 1 मई के बाद मैं भी काम में पूरी तरह लग गया। हर रोज सुबह जल्दी निकलता और रात को लौटता। ग्राहकों और थोक व्यापारियों से मिलता ताकि पूरे गांव के तरबूज बिक सकें। पूरे गांव में मैं ही अकेला था जो तरबूज बेचता था, इसलिए गांव का सारा माल मैं ही बिकवाता था। और मैं भी कोई ज्यादा नहीं लेता था, सिर्फ हर एक किलो पर 3 पैसे। गांव वालों को पैसे भी हमेशा कैश में देता था, लेकिन तरबूज बेचना इतना आसान नहीं था। हर साल सीजन आने से पहले मुझे इधर उधर बहुत भागना पड़ता था। एक दिन सुबह सुबह पापा का फोन आया और मेरी नींद खुल गई। मैंने जल्दी से कपड़े पहने, मुंह तक नहीं धोया और गाड़ी लेकर गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर तेज गाड़ी चलाता रहा। दोपहर से पहले घर पहुंचा तो हमेशा की तरह बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उस वक्त मेरा ध्यान उस पर नहीं था। गाड़ी रोककर मैं दौड़ता हुआ अंदर गया। पापा और माँ कमरे में बैठे थे। चारों तरफ गांव वाले खड़े थे। दोनों ऐसे सिर झुकाए बैठे थे जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। पापा, क्या हुआ? मैंने जल्दी से जाकर पूछा। पापा ने मेरी तरफ देखा, होंठ हिले लेकिन कुछ बोले नहीं, बस एक लंबी सांस लेकर फिर सिर झुका लिया। तभी सरपंच रमेश मेरे पास आए और पूछने लगे, ललित, सच सच बता, क्या तू गांव वालों का पैसा खा रहा है? उनका लहजा ऐसा था जैसे किसी अपराधी से पूछताछ हो रही हो। पैसा खा रहा हूं? यह सुनकर मैं ही उलझ गया। मैंने कब गांव वालों का पैसा खाया? सरपंच जी, ये बात आपको किसने बताई? बिना सबूत के ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? थोड़ी देर बाद मुझे समझ आया कि मामला क्या है, तो मैं नाराज होकर पूछ बैठा। सरपंच रमेश बोले, पूजा ने बताया है। उसने अपनी आंखों से देखा कि जब तू तरबूज बेच रहा था तब खरीदारों से जो रेट तय कर रहा था वो गांव वालों को बताए गए रेट से ज्यादा था। इतना कहकर उन्होंने उंगली मेरी तरफ ऐसे तान दी जैसे किसी अपराधी की पहचान कर रहे हो। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। पूजा सरपंच रमेश की बेटी थी और गांव की दूसरी कॉलेज पढ़ी लड़की। हालांकि उसने बस एक साधारण प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई की थी, लेकिन हमारे गांव शिवपुर में जहां ज्यादातर लोग सिर्फ प्राइमरी तक पढ़े थे, वो खुद को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समझती थी। पिछले साल पढ़ाई पूरी करके गांव लौट आई थी। कहती थी कि बाहर की नौकरी उसके लायक नहीं, वो सरकारी नौकरी की तैयारी करेगी। लेकिन लगभग 1 साल होने को आया, अभी तक कोई परीक्षा भी पास नहीं कर पाई। गांव वाले आपस में कहते थे कि शहर में उसे नौकरी नहीं मिली, इसलिए वापस आ गई। आखिर गांव का पहला कॉलेज ग्रेजुएट तो मैं था। मैंने तो 211 यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, फिर भी नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। सरपंच रमेश शायद अपनी बेटी को ही आगे चलकर अपनी जगह बैठाना चाहते थे, इसलिए इस साल उन्होंने मुझसे खास तौर पर कहा था कि मैं पूजा को अपने साथ ले जाऊं ताकि वो भी सीख सके कि गांव के तरबूज कैसे बिकवाए जाते हैं। लेकिन लड़की में जरा भी सब्र नहीं था। कल मैं उसे अपने साथ शहर की कुछ सुपरमार्केट्स में लेकर गया था, लेकिन दोपहर होते होते उसने कोई बहाना बनाया और चली गई। मुझे लगा था कि सच में कोई जरूरी काम होगा, लेकिन सरपंच की बात सुनते ही सब समझ आ गया। वो सीधे गांव आकर मेरी शिकायत कर गई थी। मैंने गुस्से में चारों तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, पूजा कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ। शिकायत करने की हिम्मत है, सामने आने की नहीं। मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था। मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन पूजा कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने और ऊंची आवाज में कहा, इस लड़की में जरा भी एहसान नहीं है। इतने सालों से इनके घर के तरबूज भी मैं ही बिकवाता आया हूं। जिस साल इसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था तब सरपंच जी के पास फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। उसी वक्त मैंने 10,000 रुपए दिए थे। पिछले 2 दिन से ये मेरे साथ शहर में थी। मैंने इसकी पूरी खातिरदारी की और बदले में इसने मेरे साथ यही किया। तभी बाहर से आवाज आई, ललित, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पूजा अंदर आई और मुझे घूर कर देखने लगी। फिर वो मुड़ी, कमरे के अंदर और बाहर खड़े गांव वालों की तरफ देखने लगी। बिल्कुल अपने पिता की तरह उसने भी उंगली मेरी तरफ उठाई और बोली, गांव वालों, यही है ललित। इसी ने अपना जमीर बेचकर आप सबकी मेहनत की कमाई खाई है। कल जब यह शहर में सुपरमार्केट वालों से तरबूज का रेट तय कर रहा था, मैं वहीं मौजूद थी। इसने खरीदारों से जो रेट तय किया वो गांव वालों को बताए गए रेट से 3 पैसे ज्यादा था। हर एक किलो पर यह 3 पैसे कमाता है। पूरे गांव में कितनी जमीन है, कितने तरबूज उगते हैं, साल भर में सिर्फ इन 3 पैसों से ही ये लाखों रुपए कमा लेता है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप में से कौन है जो साल भर मेहनत करके लाखों रुपए कमा लेता है? ये लाखों रुपए असल में आप सबके होने चाहिए थे, लेकिन ललित ने अपना जमीर बेचकर सब खुद रख लिए। फिर भी आप लोग इसे अपना मददगार और गांव की उम्मीद समझते रहे। आप सबको धोखा दिया गया है। मैं पूजा, इस गांव शिवपुर की बेटी होने के नाते
गांव वालों के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। जहां भी किसी को लोगों का हक मारते देखूंगी, उसका विरोध करूंगी और सबके सामने सच लेकर आऊंगी। मैं गांव वालों का हक बचाऊंगी, किसी को उनका फायदा नहीं उठाने दूंगी। पूजा पूरे जोश में गांव वालों के सामने मेरे एक एक तथाकथित गुनाह गिनाने लगी। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा सच सामने ला रही हो। मानना पड़ेगा, कॉलेज में पढ़ी है, कम से कम जोड़ घटाना तो आता है। इतनी समझ तो है कि मैं साल भर में कितना कमा सकता हूं। मैंने उसकी तरफ देखकर बेबसी से कहा, तो बस यही है वो इल्जाम जो तुमने मुझ पर लगाया है? मैं सच में समझ नहीं पा रहा था। सिर्फ 3 पैसे की बात थी, लेकिन वो ऐसे भड़की हुई थी जैसे मैंने उसका सब कुछ लूट लिया हो। उसे देखकर कोई भी यही सोचता कि मैंने उसके खानदान का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। पूजा तुरंत बोली, क्या ये इल्जाम लगाने के लिए काफी नहीं है? लाखों रुपए, ये सब गांव वालों की धूप में झलकर झुक झुक कर दिन रात मेहनत से कमाई हुई कमाई है। सिर्फ बातें बनाकर तुम कैसे उस पैसे पर अपना हक जता सकते हो? मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, जो दूसरों का फायदा उठाकर खुद को बहुत होशियार समझते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, इस लड़की में काम करने की काबिलियत तो कभी नहीं देखी, लेकिन लोगों को भड़काने का हुनर कमाल का है। कुछ ही बातों में उसने पूरे गांव को मेरे खिलाफ कर दिया। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो बस जोश में है, उसे लगता है कि मेरा ये 3 पैसे का मुनाफा गलत है और वो अपने हिसाब से इंसाफ करना चाहती है। लेकिन अब साफ दिख रहा था कि वो सिर्फ नासमझ ही नहीं बल्कि चालाक भी है। शायद इतने सालों से मुझे गांव वालों की मदद करते और उनकी नजरों में इज्जत कमाते देखकर उसे डर लगने लगा था कि कहीं मैं उसके पिता की सरपंच वाली पकड़ को कमजोर न कर दूं। इसलिए मौका मिलते ही उसने मेरे खिलाफ चाल चल दी। सरपंच रमेश ने पूरी जिंदगी खुद भी तरबूज बेचे थे। मुझे यकीन ही नहीं था कि उन्हें यह नहीं पता होगा कि खरीद बिक्री में थोड़ा मुनाफा होना बिल्कुल सामान्य बात है। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, समझ गया, मतलब अब आप लोग मुझसे ही दुश्मनी करने पर उतर आए हैं, लेकिन गांव वालों का क्या आप सब भी यही सोचते हैं कि मुझे हर एक किलो पर ये 3 पैसे नहीं लेने चाहिए? मैंने पूजा से बहस करना जरूरी नहीं समझा और सीधे गांव वालों की तरफ देखा। तभी रामलाल चाचा बोले, ललित बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, ये पैसा तुझे नहीं लेना चाहिए था। 3 पैसे कम लगते हैं, लेकिन ये भी गांव वालों की मेहनत की कमाई है। 1 किलो पर 3 पैसे, 10 किलो पर 30 पैसे, 100 किलो पर 3 रुपए, फिर एक खेत, एक परिवार, पूरे गांव के 200 से ज्यादा घर। इतना पैसा लेकर तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? उनकी बात सुनकर मुझे याद आया कि सबसे पहले मेरे पापा के पास मदद मांगने वही आए थे कि उनके तरबूज बिकवा दूं। फिर मोहन चाचा भी बोले, ललित, तूने गांव वालों के तरबूज बेचे, उसके लिए सब तेरे एहसानमंद हैं, लेकिन पैसे लेना ठीक नहीं, ये तो गांव वालों का हक मारना हुआ। उसके बाद कई लोग बोलने लगे, हाँ ललित, इस बार तूने सही नहीं किया, हम सब एक ही गांव के हैं, ऐसे कौन करता है? हम तो तुझे हमेशा नेक इंसान समझते थे। अगर पूजा सच सामने ना लाती तो हमें कभी पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पूरे कमरे में हर तरफ से सिर्फ मेरी बुराई हो रही थी। मेरा दिल एकदम ठंडा पड़ गया। कमरे में मौजूद हर इंसान को मैं बचपन से जानता था। मुझे लगा था कि कई पीढ़ियों का रिश्ता कुछ तो मायने रखता होगा, लेकिन आखिर में रिश्तों से बड़ा फायदा निकला। मैं सोचता था कि कम से कम इनमें इतना जमीर होगा कि सिर्फ 3 पैसों के लिए पूजा की बातों में नहीं आएंगे। हाँ, मैंने 3 पैसे कमाए थे, लेकिन उनके तरबूज आखिर बेचे किसने? अगर मैं उन्हें बेचकर पैसे ना दिलाता तो उन्हें हर किलो के वो कुछ रुपए भी नहीं मिलते। ये 3 पैसे आखिर कितने बड़े थे? अगर मैं उनके तरबूज ना बेचता तो उन्हें 1 पैसा भी नहीं मिलता। बस अपने खेत में तरबूज सड़ते हुए देखते रहते। लेकिन आज वही लोग मुझे लालची, बेईमान और एहसान फरामोश कह रहे थे। आखिर किस हक से? क्या उन्हें वो दिन याद नहीं जब उनके तरबूज नहीं बिकते थे और सबके चेहरे उतर जाते थे? क्या उन्हें वो दिन याद नहीं जब पैसे हाथ में आने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था? उन्हें उस मुश्किल जिंदगी से बाहर किसने निकाला? जिन तरबूजों का खेत में सड़ जाना तय था, उन्हें पैसे में किसने बदला? तभी मुझे समझ आया कि एहसान जितना बड़ा होता है, लोग उसे उतनी ही जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, अब मैं सबकी बात समझ गया। मतलब आप सबको लगता है कि मुझे ये 3 पैसे नहीं लेने चाहिए थे, है ना? जब गांव वाले बोलते बोलते चुप हुए, तब मैंने ये सवाल किया। सबने बिना हिचक सिर हिला दिया। मैंने पूजा की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी और उसके चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। गांव वालों का रवैया देखकर वो बहुत खुश थी। मैंने कहा, लेकिन मैं आप सबको साफ बता देता हूं, ये 3 पैसे मैं पूरी ईमानदारी से लेता हूं और लेने का पूरा हक रखता हूं। क्यों? क्योंकि आपके तरबूज मैंने बिकवाए हैं। पता भी है कैसे बिकवाए। लोगों को दावत दी, उनके साथ बैठकर शराब पी, तोहफे दिए, हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश की कि हमारे गांव शिवपुर के तरबूज खरीद लें। दावत में पैसा लगता है या नहीं? शराब में पैसा लगता है या नहीं? तोहफों में पैसा लगता है या नहीं? जब मैंने पहली बार गांव के लिए तरबूज बेचे थे, जानते हो मैंने अपनी जेब से कितना खर्च किया था? पूरे 13 लाख रुपए। मेरे माँ बाप के अलावा क्या किसी ने मुझे 1 रुपया भी दिया था? इतने सालों से हर साल मैं ही सबके तरबूज बेचता आया हूं। बाजार में तरबूजों की कोई कमी नहीं है। फिर खरीदार हमारे ही तरबूज क्यों खरीदें? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बार बार जाकर उनसे बात करता हूं, हाथ जोड़कर मनाता हूं, उन्हें राजी करता हूं। मेरे अपने खेत के तरबूज तो वैसे ही बिक जाते। फिर मैं क्यों अपनी जान लगाकर पूरे गांव के तरबूज बेचूं? सिर्फ इसलिए कि आप लोग मुझे 2 मीठे शब्द बोल दें? जरा हाथ दिल पर रखकर बताइए, अगर मैं ना होता तो क्या आपके तरबूज बिक पाते? फिर ये 3 पैसे लेना क्या गलत है? मैंने पूरे जोर से सबकी तरफ देखते हुए पूछा। पहली बार जब मैंने गांव के लिए तरबूज बेचे थे, तब पूरे 1 महीने से ज्यादा तक मैं भाग दौड़ करता रहा था।
बाद में जब हिसाब लगाया तो खुद हैरान रह गया। गांव वालों ने तो अच्छा पैसा कमाया, लेकिन मुझे 1 रुपया भी फायदा नहीं हुआ। उल्टा मेरी 10 लाख से ज्यादा की बचत खर्च हो गई। खरीद बिक्री कोई एकतरफा काम नहीं होता। सिर्फ मैं बेचने की सोच लूं, इससे कोई खरीद नहीं लेता। तरबूज बिकवाना सिर्फ बातों से नहीं होता। मैंने अपनी नौकरी से लंबी छुट्टी ली, पूरे राज्य में जगह जगह घूमता रहा, थोक व्यापारियों और खरीदारों से मिलता रहा। क्या सिर्फ बात करके काम हो जाता? उनके साथ खाना पीना भी पड़ता था। उन्हें भी पता होता था कि मैं बेचने के लिए परेशान हूं, इसलिए वो सिर्फ कम दाम ही नहीं लगाते थे, बल्कि तरह तरह के फायदे भी मांगते थे। कोई 2-4 दावतें उड़ाता, कोई शराब की बोतलें लेता, कोई सिगरेट के डिब्बे, और कुछ तो सीधे सीधे रिश्वत मांगते थे। अगर मैं ना देता तो वो हमारे तरबूज ही नहीं खरीदते। ये सारा पैसा मेरी जेब से जाता था। ऊपर से दूसरे शहरों में आने जाने का किराया, होटल का खर्च, हर चीज में पैसा लगता था। गांव वालों के तरबूज बिक जाते थे, सबको पैसा मिल जाता था, लेकिन ये सारे अतिरिक्त खर्च मैं अकेला उठाता था। उस समय तो मैंने सोच लिया था कि अब कभी गांव वालों के लिए तरबूज नहीं बेचूंगा। पैसा भी डूबता है, मेहनत भी लगती है, समय भी जाता है, और ऊपर से कोई कदर भी नहीं। लेकिन अगले ही साल जब गांव में फिर से तरबूज बोने की तैयारी शुरू हुई तो बेचने की पूरी जिम्मेदारी फिर मेरे सिर पर डाल दी गई। साल दर साल मैं इसी तरह मेहनत करता रहा। अगर बैल से भी चक्की चलवाओ तो उसे चारा तो खिलाते हो। फिर मैं हर 1 किलो पर सिर्फ 3 पैसे कमा लूं तो इसमें क्या गलत है? तभी पूजा बोली, तुम गांव शिवपुर के रहने वाले हो, तुम्हें पूरे गांव के बारे में सोचना चाहिए, अपने फायदे के बारे में नहीं। गांव वालों की परेशानी दूर करना और उनके तरबूज बिकवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें कोई शर्त रखने का हक नहीं है। ऊपर से एहसान भी जताते हो। इतनी मोटी चमड़ी कैसे हो सकती है तुम्हारी? मैं पूछती हूँ, तुम्हारी गाड़ी कहां से आई? तुम्हारा पक्का घर किस पैसे से बना? सिर्फ नौकरी की तनख्वाह से तो ये सब नहीं हो सकता। ये सब गांव वालों का खून पसीना चूस कर कमाया हुआ पैसा है। अगर वो लड़की ना होती तो शायद मैं उसी वक्त उस पर हाथ उठा देता। उसने पूरी बात का मतलब ही बदल दिया था। मैं कोई संत महात्मा नहीं था कि सारी जिंदगी बिना किसी फायदे के सबके लिए काम करता रहूं। पूजा की बात खत्म होते ही सरपंच रमेश भी उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हाँ ललित, ये पैसा तुझे नहीं लेना चाहिए था। अगर तरबूज नहीं बिकते तो गांव वाले अपनी किस्मत समझकर चुप रहते, लेकिन जब बिक गए तो जितना पैसा मिला वो पूरा गांव वालों का होना चाहिए था। तू उनके पैसे से आराम की जिंदगी जी रहा है, जरा भी शर्म नहीं आती? उनके बाद बाकी गांव वाले भी एक एक करके मुझे कोसने लगे। तभी इतने देर से चुप बैठे पापा अचानक जोर से मेज पर हाथ मारकर खड़े हो गए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा ने कहा, अगर गांव वालों को लगता है कि ललित ने उनका पैसा लिया है तो ठीक है। हर 1 किलो के 3 पैसे थे ना, हम सब वापस करेंगे। जिसने जिसने इतने सालों में ललित के हाथ से अपने तरबूज बिकवाए हैं, सब अपना हिसाब लेकर आ जाएं। जितना बनता है एक एक पैसा लौटाएंगे। मैं घबराकर बोला, पापा ये पैसा हमारा हक है, इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन पापा ने मुझे रोक दिया। ललित, मुझे मत रोक। हमारे पास चाहे ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन हमने हमेशा सिर ऊंचा करके जिंदगी जी है। अगर गांव वालों को लगता है कि हमने उनका हक मारा है तो हम बर्तन बेच देंगे, घर बेच देंगे, लेकिन उनका पैसा लौटा देंगे। किसी को हमारी पीठ पीछे बातें करने का मौका नहीं देंगे। इतना कहकर उन्होंने मुझे एक तरफ कर दिया। उस पल सुबह से झुका हुआ उनका सिर फिर से सीधा हो गया। मैंने भी कहा, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी बेच देता हूं, पैसा वापस कर देंगे। लेकिन आज मैं भी सबके सामने साफ कह देता हूं, आज के बाद गांव शिवपुर का एक भी तरबूज मैं नहीं बेचूंगा। जिसे जितना भरोसा है अपनी काबिलियत पर, वो खुद जाकर बेच ले। मेरी बात सुनते ही गांव वालों के चेहरों का रंग उड़ गया। 3 पैसे तो वो मुझे देना नहीं चाहते थे, लेकिन तरबूज बिकवाने के लिए उन्हें फिर भी मेरी ही जरूरत थी। तभी पूजा आगे आई और बोली, क्या ललित के बिना गांव वाले भूखे मर जाएंगे? आप सब चिंता मत कीजिए, मैं आज सबके सामने वादा करती हूँ, अगर ललित तरबूज बेच सकता है तो मैं भी बेच सकती हूँ। अब से गांव शिवपुर के सारे तरबूज मैं बेचूंगी, किसी का 1 पैसा भी नहीं कटने दूंगी। उसने मेरी तरफ तिरछी नजर से देखा और सीना ठोककर गांव वालों से वादा किया। गांव वाले तुरंत उसकी तारीफ करने लगे। सरपंच की बेटी में दम है, वही सच में गांव वालों का भला चाहती है, उसी के पास जमीर है, हम तो उसी का साथ देंगे। कुछ देर पहले तक यही लोग मेरी तारीफ किया करते थे। इंसान का दिल कितनी जल्दी बदल जाता है। लेकिन उस वक्त मैंने पूजा की बात काटने की जरा भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि आज जितना बड़ा दावा वो कर रही है, कल उतनी ही बुरी तरह उसकी पोल खुलेगी। मैं शेख ही नहीं बघार रहा था, लेकिन सच यही था कि गांव शिवपुर के तरबूज मेरे अलावा कोई नहीं बेच सकता था। जाते जाते पूजा दरवाजे पर रुकी, मेरी तरफ मुड़ी और बोली, ललित, जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें उसकी सजा जरूर मिलती है। तुम्हारी सजा भी अब आने वाली है। उस समय मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन बहुत जल्दी मुझे पता चल गया कि वो किस सजा की बात कर रही थी। जब बात मुंह से निकल गई थी तो पैसा लौटाना ही था। उसी दोपहर सरपंच रमेश कुछ लोगों को लेकर हमारे घर आए और हिसाब किताब शुरू हो गया। इतने सालों में पहले साल को छोड़कर बाकी हर साल मैंने थोड़ा थोड़ा मुनाफा कमाया था। मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, अपनी सारी जमा पूंजी निकाल दी, माँ बाप ने भी जो था सब जोड़ दिया। तब जाकर पूरे पैसे इकट्ठे हुए। गांव वाले पैसे लेते समय ऐसे खुश हो रहे थे जैसे बरसों पहले खोई हुई कोई कीमती विरासत वापस मिल गई हो। उसके बाद हमारे घर में पहले जैसी रौनक कभी नहीं रही। गांव वाले मेरे माँ बाप को देखते ही मुंह फेर लेते, जैसे उनसे बात करना भी उनकी बेइज्जती हो। उसी दौरान पूजा की कही हुई सजा भी सामने आ गई।
किसी ने सरकारी विभाग में शिकायत कर दी कि नौकरी करते हुए मैं चोरी छिपे कारोबार करता था, सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचता था और बहुत बड़ा मुनाफा कमाता था। साथ में गांव वालों के हस्ताक्षर वाला शिकायत पत्र भी था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब पूजा का किया हुआ है और उस शिकायत पत्र पर दस्तखत करने वाले भी गांव वाले ही थे। मेरी नौकरी में सबको पहले से पता था कि मैं गांव वालों के तरबूज बिकवाता हूं। सब जानते हुए भी कोई कुछ नहीं कहता था। आखिर मैं अपने गांव वालों की मदद ही तो कर रहा था और जो थोड़ा बहुत मुनाफा मिलता था उसे मेरी मेहनत की कमाई समझा जाता था। लेकिन अब जब मामला ऊपर तक पहुंच गया तो अधिकारी भी नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते थे। मुझे बुलाकर पूरी पूछताछ हुई। मैंने बिना कुछ छिपाए सब सच सच बता दिया, यहां तक कि 3 पैसे वाला मुनाफा भी, क्योंकि मैंने जांच शुरू होने से पहले ही पूरा पैसा लौटा दिया था और जांच में पूरा सहयोग किया। इसलिए मुझे सिर्फ एक विभागीय चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। हमारे विभाग में वैसे भी तरक्की के मौके ना के बराबर थे, इसलिए उस सजा से मेरी तनख्वाह या नौकरी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। फैसला आने के बाद तो मेरे ऑफिस के साथियों ने मेरे लिए पार्टी तक रखी, लेकिन मैंने सबको चौंकाते हुए नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। पिछले कुछ समय में मेरे साथ लगातार बुरा हुआ था। पहले लाखों रुपए लौटाने पड़े, फिर शिकायत हुई, लेकिन इसी दौरान मैंने अपनी जिंदगी के बारे में भी सोच लिया था। पूरी जिंदगी नौकरी में बस दिन काटने से बेहतर था कि अपना कुछ बनाया जाए। घर की हालत अब तक की सबसे खराब थी। बचत लगभग खत्म हो चुकी थी। एक बेटे और एक आदमी होने के नाते अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी थी। बचपन में मुझे सबसे ज्यादा नफरत तरबूजों से थी। मैं हमेशा इस काम से दूर भागना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने घूम फिरकर फिर मुझे उसी रास्ते पर ला खड़ा किया। इस बार भी मेरा सपना तरबूजों से ही जुड़ा था। कृषि विश्वविद्यालय में 4 साल पढ़ाई करने के बाद मेरे पास ज्ञान भी था और हुनर भी। अगर तरबूजों के दम पर अपना भविष्य बनाऊं तो यही मेरी पढ़ाई का सही इस्तेमाल होगा। माँ बाप का सपना भी आखिर पूरा हो गया। उनका बेटा घूम फिरकर आखिर अपने पुश्तैनी काम पर लौट ही आया। मैंने पूरा प्लान बना लिया था कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। मैंने माँ बाप से लंबी बात की और उन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया। लेकिन जब हम तीनों चुपचाप अपनी तैयारी में लगे हुए थे, तब पूरे गांव के लोग पूजा के पीछे पीछे घूम रहे थे। देखते ही देखते तरबूज पकने वाले थे। गांव वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि पूजा अपना वादा निभाए और उनके तरबूज बिकवा दे। लेकिन उन्होंने 2 बड़ी गलतियां की थीं। पहली, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। दूसरी, उन्होंने पूजा पर भरोसा कर लिया। पूजा लड़की बुरी तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बेवकूफ थी। जब बेवकूफी के साथ घमंड भी जुड़ जाए तो इंसान पूरी तरह अंधा हो जाता है। वो मेरे साथ कुछ बार सुपरमार्केट गई थी और उसने अपनी आंखों से देखा था कि मैं कैसे सौदा पक्का करता हूं। बस उसी से उसे लगा कि वो भी ये काम कर सकती है। उसके पिता भले ही गांव शिवपुर के सरपंच हों और गांव में उनकी इज्जत हो, लेकिन गांव के बाहर कौन उन्हें जानता था और पूजा को कौन पहचानता था। इतने सालों से मैं तरबूज बेच रहा था। अपने सारे रिश्ते और ग्राहक मैंने खुद मेहनत से बनाए थे। मेरे बहुत से ग्राहक गांव शिवपुर के तरबूज नहीं बल्कि मुझ पर भरोसा करके खरीदते थे। तरबूज तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ललित सिर्फ एक ही है। पूजा पूरे भरोसे के साथ शहर गई और मेरी तरह सुपरमार्केट में जाकर तरबूज बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से कुछ खरीद मैनेजरों से मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने जो शर्तें रखी, पूजा उन्हें मान ही नहीं सकी। वही तरबूज अगर मैं बेचने जाता तो 8 रुपए किलो तक का रेट मिल जाता, लेकिन पूजा जाती तो वही लोग सिर्फ 5 रुपए देने को तैयार होते। ये किसी लड़की होने की वजह से नहीं था, बल्कि इस काम के अपने तरीके होते हैं। रेट इंसान तय करता है, लेकिन पूजा को यह बिल्कुल नहीं आता था कि सामने वाले से अच्छा दाम कैसे निकलवाया जाए। ऊपर से उसे सिर्फ सुपरमार्केट में बेचने का तरीका पता था, बाकी किसी भी बिक्री के रास्ते के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था। आधा महीना इधर उधर भागने के बाद वो सिर्फ 500 किलो का एक ऑर्डर ला सकी। 500 किलो तो एक किसान के खेत से तरबूज निकालने में होने वाले नुकसान से भी कम था। धीरे धीरे गांव वालों को शक होने लगा कि पूजा सच में तरबूज बेच भी पाएगी या नहीं। बातें कितनी भी बड़ी कर लो, लेकिन हाथ में पैसा आए तभी भरोसा होता है। जैसे ही पूजा गांव में दिखाई देती, लोग उसे घेर लेते और पूछते, तरबूज कब बिकेंगे? हर बार वो बस यही कहती, बस होने वाला है, जल्दी बात बन रही है। उसके पास इन्हीं गोलमोल जवाबों के अलावा कुछ नहीं था। साफ दिख रहा था कि वो मेहनत तो कर रही थी, लेकिन तरबूज सच में बिक नहीं रहे थे। अब वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए लगी हुई थी या सच में गांव वालों की मदद करना चाहती थी, ये कहना मुश्किल था। एक दिन मैं शहर जाने के लिए घर से निकला ही था कि रास्ते में पूजा मिल गई। उसने मुस्कुराकर बड़े प्यार से मुझे नमस्ते की। मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और कहा, बस रहने दो, मैं तो वही स्वार्थी, बेशर्म और गांव वालों का पैसा खाने वाला आदमी हूँ। तुम्हारे जैसे बड़े लोगों की नमस्ते के लायक नहीं हूँ। इतना कहकर मैं उसे पार करके आगे बढ़ने लगा। पूजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, ललित भैया, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब तरबूज बिक नहीं रहे, गांव वाले बहुत परेशान हैं। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। वो मेरा हाथ पकड़कर मनाने लगी। मैंने झटक कर उसका हाथ छुड़ाया और ठंडी हंसी के साथ कहा, इससे मेरा क्या लेना देना? पूजा तुरंत बोली, कैसे नहीं है? आप गांव शिवपुर के ही रहने वाले हो। गांव वालों की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। फिर वही पुरानी बातें शुरू हो गईं। मैंने झुंझलाकर कहा, बस करो, गांव शिवपुर में सिर्फ मैं ही रहता हूं क्या? अगर जिम्मेदारी की बात कर रही हो तो सबसे पहले तुम्हारी और तुम्हारे पापा की बनती है। मुझे ये नैतिकता का ज्ञान मत दो। इतनी ही फिक्र है तो सोचो कि तरबूज कैसे बिकेंगे, नहीं तो आज जो हाल मेरा हुआ था कल तुम्हारा भी यही होगा। मैं उसे हटाकर आगे बढ़ गया, लेकिन वो फिर मेरे पीछे आ गई।
उसने दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोक लिया और सख्त आवाज में बोली, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं सरपंच की बेटी होने के नाते तुम्हें आदेश देती हूँ कि गांव शिवपुर के तरबूजों की समस्या अभी हल करो। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, तुम पढ़ी लिखी हो ना, तुम्हें सच में लगता है कि सरपंच की बेटी होना कोई सरकारी पद है? किसने तुम्हें यह हक दिया कि किसी को आदेश दो या उसका रास्ता रोको? तुम्हारे पापा ने? उन्हें बुलाओ, मैं भी पूछूं। और एक बात और सुन लो, मेरा नाम गांव की वोटर लिस्ट में भी नहीं है। नियम के हिसाब से मैं गांव शिवपुर का निवासी भी नहीं हूं, इसलिए मेरे सामने ये रौब मत दिखाओ। मैं उसकी अक्ल पर हंसते हुए आगे बढ़ने लगा। मुझे देखकर लगा आधा महीना मेहनत करके सिर्फ 500 किलो तरबूज बेचने की वजह अब समझ आ गई। पूजा गुस्से से लाल हो गई, लेकिन उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। मैंने मुस्कुराकर कहा, उस दिन तो बड़े भरोसे से कह रही थी ना कि सारे तरबूज बेच दोगी। एक काम करो, तुम और तुम्हारे पापा गांव वालों के सारे तरबूज खुद खरीद लो। गांव वालों की परेशानी भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा वादा भी पूरा हो जाएगा। मैंने जानबूझकर उसे ऐसा बेकार सुझाव दिया। पूजा तुरंत समझ गई कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं। उसने गुस्से से कहा, हमारे घर में पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मैंने तुरंत जवाब दिया, अच्छा तो क्या मेरा समय और मेरी मेहनत पेड़ पर उगती है? अब रास्ते से हटो, मुझे जरूरी काम से जाना है। अगर फिर मेरा रास्ता रोका तो पुलिस में शिकायत कर दूंगा कि तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो। इतना कहकर मैं गांव से बाहर निकल गया। पीछे से पूजा चिल्लाई, ललित, इतना घमंड मत करो, मैं फिर भी गांव के सारे तरबूज बेचकर दिखाऊंगी। मैंने बिना पीछे मुड़े सिर्फ एक उंगली उठाई और कहा, अगर तुम ये कर गई तो मैं अपना सरनेम बदलकर तुम्हारा रख लूंगा। इसके बाद पूजा ने फिर पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि वो हर हाल में गांव के सारे तरबूज बिकवाकर रहेगी। उसका हौसला तो बहुत बड़ा था, लेकिन सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलता। उसके पास न ग्राहक थे, न कोई सही बिक्री का रास्ता। आखिर में उसे अपने माँ बाप पर ही भरोसा करना पड़ा। उसके पापा सरपंच जरूर थे, लेकिन सरपंच होने से तरबूज नहीं बिकते। फिर एक और हफ्ता निकल गया। पता नहीं सरपंच रमेश ने कितनी भाग दौड़ की, तब जाकर सिर्फ 1000 किलो और तरबूज बिक पाए। तब तक खेतों के तरबूज पूरी तरह तैयार हो चुके थे। अगर जल्दी नहीं बिकते तो खेतों में ही खराब होने लगते। गांव वाले घबरा गए। अब उन्हें सिर्फ पूजा पर भरोसा नहीं रहा। हर घर फिर से सड़क किनारे खुद तरबूज बेचने निकल पड़ा। लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। उसने गांव की कुछ खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा किया और लाइव वीडियो के जरिए तरबूज बेचने का फैसला किया। उस समय ऑनलाइन लाइव बेचने का तरीका काफी चलन में था, लेकिन क्या बेचना है ये भी उतना ही जरूरी होता है। फल वैसे ही ज्यादा दिन नहीं टिकते, ऊपर से तरबूज तो जरा सा टकरा जाए तो खराब हो जाता है। लेकिन पूजा को पूरा भरोसा था कि लाइव करके पूरे देश को गांव शिवपुर के तरबूजों के बारे में बता देगी और एक ही रात में सारा माल बिक जाएगा। मैंने उसकी कुछ लाइव वीडियो देखी थी। हंसते हंसते मेरा बुरा हाल हो गया। शुरुआत में पूजा कुछ लड़कियों के साथ डांस करती ताकि लोग लाइव में जुड़ें। जब दर्शकों की संख्या बढ़ जाती तब हर लड़की एक एक तरबूज उठाकर उसकी तारीफ करने लगती। इतना मीठा तरबूज कहीं नहीं मिलेगा। आज नहीं खरीदा तो कल पछताओगे। 10,000 किलो का ऑर्डर दो, 500 किलो की छूट मिलेगी। डांस के दौरान तो हजारों लोग देखते थे। एक बार तो 2-3 हजार लोग भी जुड़ गए थे। लेकिन जैसे ही तरबूज बेचने की बात शुरू होती, लोग एक एक करके निकल जाते। दर्शकों को रोकने के लिए डांस का समय बढ़ता गया और लड़कियों के कपड़े छोटे होते गए। कई दिन लाइव करने के बाद भी एक भी तरबूज नहीं बिका। उल्टा नियमों का उल्लंघन करने की वजह से उसका अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लाइव का सारा सामान और लड़कियों के कपड़ों का खर्च भी गांव पंचायत के पैसे से हुआ था। पूरा पैसा डूब गया। अब पूजा भी परेशान थी और गांव वाले भी। इस साल हर जगह तरबूज की पैदावार बहुत ज्यादा हुई थी। मांग कम थी और माल ज्यादा, इसलिए बाजार में जगह ही नहीं बची थी। बाहर जाकर भी तरबूज बेचना आसान नहीं था। कई बार लोग सुबह गाड़ी भरकर जाते और रात को बिना एक भी तरबूज बेचे वापस लौट आते। सड़क किनारे तरबूज बेचने वालों की इतनी भीड़ थी कि दाम लगातार गिरते जा रहे थे। कमाई की बात तो छोड़िए, अब तो बस यही मुकाबला था कि कौन कम नुकसान झेलेगा। 8 रुपए किलो वाला तरबूज 5 रुपए किलो पर भी बिकेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। कहीं कहीं तो लोग किलो से नहीं गिनती से बेच रहे थे। एक 6 रुपए का, 2 10 रुपए के। तरबूज पकने के बाद अगर खेत में ही छोड़ दिए जाएं तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना टिकते हैं, लेकिन तोड़ लेने के बाद सिर्फ आधा महीना ही चल पाते हैं। इसलिए पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि तरबूज तोड़ ले। सबको किसी चमत्कार का इंतजार था। गांव वाले हर रोज पूजा के पीछे पड़े रहते। आखिर उसी ने सीना ठोककर कहा था कि वो पूरे गांव के तरबूज बिकवाएगी और किसी का नुकसान नहीं होने देगी। अब सब उसी से अपना वादा पूरा करने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन सिर्फ आधा महीना बचा था। उसके बाद अगर तरबूज नहीं बिके तो खेतों में ही सड़ जाएंगे। आखिरकार पूजा को भी मानना पड़ा कि उसने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थीं, उतनी उसकी काबिलियत नहीं थी। उसने गांव वालों के सामने साफ कह दिया कि इस साल तरबूज नहीं बिक पाएंगे। फिर उन्हें समझाने लगी कि अगले साल पहले से तैयारी करेंगे और पूरे गांव के तरबूज बिकवा देंगे। लेकिन गांव वालों को उसकी ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगले साल क्या होगा उससे किसी को मतलब नहीं था। सबकी चिंता इस साल की थी। कुछ साल पहले ही गांव की हालत सुधरी थी और अब सिर्फ सरपंच की बेटी की बातों पर भरोसा करके सबने अपनी उम्मीदें उसी पर लगा दी थीं। अब वही कह रही थी कि कुछ नहीं हो सकता। गांव में बातें फैलने लगी। लोग कहने लगे, हम भी कैसी बेवकूफी कर बैठे, एक जवान लड़की पर भरोसा कर लिया। सरपंच के घर वालों पर भरोसा करना ही गलत था, किसी का भला नहीं कर सकते। धीरे धीरे गांव में पूजा के खिलाफ बातें बढ़ती गईं।
जिस लड़की को 1 महीने पहले सब सिर पर बैठा रहे थे, अब वही सबकी नजरों से उतर गई थी। पहले वो मुझे गिराना चाहती थी, लेकिन अब खुद गिर चुकी थी। गांव वालों का स्वभाव भी अजीब होता है, जो उन्हें फायदा पहुंचाए वही अच्छा, और जिस दिन फायदा बंद उसी दिन रिश्ता भी खत्म। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ चुका था। पूजा का गांव में रहना दिन ब दिन मुश्किल होता गया। लोग उसके सामने ताने मारते और पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते। 2 दिन तक किसी तरह सब सहा। फिर उसने बाहर नौकरी ढूंढने का बहाना बनाया और गांव छोड़कर चली गई। वैसे भी उसमें कोई खास काबिलियत नहीं थी, लेकिन गांव वालों ने ही उसे अपना सहारा बना लिया था। अब वो अपना पल्ला झाड़कर चली गई और सारी मुसीबत गांव वालों के सिर छोड़ गई। तभी मुसीबत और बढ़ गई। पूजा के जाते ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी कि इलाके में तेज ठंडी हवाओं के साथ बहुत भारी बारिश होने वाली है। हमारे पूरे इलाके में कई दशकों बाद इतनी जबरदस्त बारिश की संभावना थी। तरबूज पानी सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। खेत में पानी भर गया तो पूरा फल खराब हो जाएगा। ऊपर से प्राकृतिक आफत, नीचे से इंसानी गलती। गांव शिवपुर फिर से बर्बादी के मुहाने पर आ गया। लगभग 1 महीने से हमारे घर में सन्नाटा था, लेकिन अब फिर पहले जैसी भीड़ लगने लगी। गांव वाले एक एक करके मेरे घर आने लगे। ललित, कोई रास्ता निकाल, बारिश होने वाली है। अगर पानी पड़ गया तो इस साल की पूरी मेहनत खत्म हो जाएगी। कोई बोला, जल्दी किसी खरीदार से बात कर, अभी भी अगर लोग आकर तरबूज उठा ले जाएं तो कुछ बच सकता है। कोई बोला, इस बार हमने सबसे अच्छे बीज लगाए थे, सबसे महंगी खाद डाली थी, अगर तरबूज नहीं बिके तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सब मुझे घेर कर खड़े थे और हाथ जोड़कर मदद मांग रहे थे। अब उन्हें मेरी याद आई थी। मैं चुपचाप अपने सामने रखे नक्शे पर नजर टिकाए बैठा रहा और कुछ नहीं बोला। तभी किसी ने कहा, ललित, तू मर्द होकर इतनी छोटी बात दिल पर मत रख। गांव वालों ने 2 बातें कह दी तो क्या सारी उम्र नाराज रहेगा? जो हो गया सो हो गया। पहले तरबूज बिकवा दे। यहां बैठे सब तेरे बड़े हैं, कुछ तो बोल। मैंने बिना सिर उठाए कहा, नहीं बिकेंगे। तभी रामलाल चाचा बोले, ललित, हमें भी अब समझ आ गया कि पूजा ने हमें बहका दिया था। उसी ने सबके बीच फूट डलवाई। इस बार तू जितना चाहे कमीशन ले ले। 3 पैसे नहीं, 4 पैसे ले, 5 पैसे ले, हमें कोई एतराज नहीं। वो हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगे। वही रामलाल चाचा जिनके घर के तरबूज मैंने सबसे पहले बिकवाए थे और जिन्होंने सबसे पहले मेरे खिलाफ आवाज उठाई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, रामलाल चाचा, आप बड़े दिल वाले हैं, इसलिए मुझे भी छोड़ दीजिए। 5 पैसे क्या, 50 पैसे भी दोगे तब भी ये तरबूज नहीं बिकेंगे। मैंने पेन और स्केल नीचे रखा और उनकी तरफ देखा। तभी किसी ने कहा, ललित, ये ठीक नहीं है। पहले भी तो तूने गांव के तरबूज बिकवाए थे। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, पहले मेरा दिल गर्म था, अब ठंडा हो चुका है। और फिर पूजा ने तो वादा किया था कि वो सारे तरबूज बिकवाएगी। जाओ उसी को ढूंढो, मेरे पास क्यों आए हो? मैंने अपनी टी-शर्ट पर लगी राख झाड़ी और साफ बता दिया कि वो गलत आदमी के पास आए हैं। गांव वालों ने कहा, वो तो गांव छोड़कर चली गई, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ललित, पूरे गांव में अगर कोई ये काम कर सकता है तो सिर्फ तू ही कर सकता है। एक लड़की की गलती की सजा पूरे गांव को मत दे। तभी सरपंच रमेश भी बोले, उस लड़की ने नादानी की, लेकिन तू तो समझदार है। उनकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। जब उनकी बेटी मेरे पीछे पड़ी थी तब क्या ये सब उनकी जानकारी के बिना हो रहा था? उस समय मुझे दबाना चाहते थे और अब जब काम पड़ गया तो मनाने चले आए। ऐसे चेहरे मैं पहले ही पहचान चुका था। मैंने सरपंच रमेश की तरफ देखकर कहा, वो चली गई तो क्या हुआ, मरी तो नहीं है? आपकी बेटी है, उसका नंबर तो होगा, फोन कीजिए उसे। मेरी बात सुनकर सरपंच रमेश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें भी समझ आ गया था कि पहले जो कुछ हुआ उसकी वजह से मैं उनसे नाराज हूं। उन्होंने दबी आवाज में कहा, ललित, ऐसा करते हैं, पूरे गांव की तरफ से मैं फैसला करता हूं। इस साल भी गांव के सारे तरबूज तुम ही बेचो। इस बार जितना कमीशन लेना चाहो ले लेना। इतने सालों तक गांव वालों के लिए भाग दौड़ करता रहा। मुझे लगा था कि अपनी मेहनत का थोड़ा बहुत पैसा लेना गलत नहीं है और गांव वाले भी इसे समझेंगे, लेकिन उनकी नजर में तो मैं उनका हक मारने वाला निकला। ऊपर से सारा पैसा वापस करना पड़ा। गांव वालों ने मिलकर मेरे खिलाफ शिकायत भी कर दी और मेरी पक्की नौकरी भी चली गई। पैसा भी गया, नौकरी भी गई। आखिर मैंने ये सब किस लिए किया? पहले जब मैं गांव वालों के लिए तरबूज नहीं बेचता था तब भी सब ठीक ही था। फिर उनकी मदद करते करते मैं उनका दुश्मन कैसे बन गया? तभी मुझे समझ आया कि इस जमाने में अच्छा इंसान बनना सबसे मुश्किल काम है। और जिस दिन मैंने कहा था कि अब गांव शिवपुर के तरबूज नहीं बेचूंगा, वो बात मैं आज भी नहीं भूला था। सरपंच रमेश ने कुछ देर चुप रहकर पूछा, ललित, सच सच बता, तू गांव के तरबूज बेचना नहीं चाहता या बेच नहीं सकता? मैंने बिना सोचे सीधा जवाब दिया, बेचना नहीं चाहता। दोबारा उनकी मदद करूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। फिल्मों और सीरियल में जैसा दिखाते हैं कि पहले लोग किसी को बर्बाद कर दें और बाद में 2 मीठी बातें बोल दें तो वो फिर से उनके लिए जान लगा दे। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। सरपंच रमेश ने देखा कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा तो उन्होंने मेरे पापा की तरफ देखा और बोले, भाई साहब, हम सब एक ही गांव के हैं, ऐसा मत होने दीजिए। पापा का दिल फिर डगमगाया। उनके मन में भी दुख था, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने किसी को मना करना सीखा ही नहीं था। मैंने तुरंत कहा, पापा, अंदर से मेरा बैग ले आइए, मुझे थोड़ी देर में बाहर जाना है। मैं जानता था कि उन्हें इस माहौल से दूर करना ही बेहतर होगा। वो जितनी देर यहां बैठते उतना ही परेशान होते। फिर मैंने सबकी तरफ देखकर कहा, सरपंच जी, रामलाल चाचा, मोहन चाचा और बाकी सभी चाचा चाची, तरबूज की बात लेकर अब मेरे पास मत आइए। ना अब मेरे अंदर वो इच्छा बची है, ना ताकत। मुझे अभी बाहर जाना है। आप सब अब वापस जाइए।
मैंने साफ साफ सबको जाने के लिए कह दिया। गांव वाले भारी मन से लौटने लगे। हर 2 कदम बाद पीछे मुड़कर मुझे देखते, शायद उन्हें उम्मीद थी कि मैं अपना फैसला बदल दूंगा। तभी पापा बैग लेकर बाहर आए और बोले, ललित, अगर हो सके तो गांव वालों की थोड़ी मदद कर दे, नहीं तो ये लोग सच में बर्बाद हो जाएंगे। पापा का दिल अभी भी बहुत नरम था। उन्हें पिछली बार का सबक भी पूरी तरह याद नहीं रहा। मैंने कहा, पापा, पिछली बार इन लोगों का रवैया भूल गए, बस हमें खा ही नहीं गए थे। ऐसे लोग कभी अपने नहीं होते। अब मैं सब समझ चुका हूं। अपने घर वालों के अलावा किसी पर भी जरूरत से ज्यादा एहसान नहीं करना चाहिए। किसी भूखे को पहली बार रोटी दो, वो शुक्रिया कहेगा। दूसरी बार दोगे, फिर भी शुक्रिया कहेगा। लेकिन तीसरी बार भी वही दोगे तो वो पूछेगा कि सब्जी क्यों नहीं दी। मेरी बात सुनकर पापा कुछ देर चुप रहे, फिर मजबूती से सिर हिलाकर बोले, मेरा बेटा सही कह रहा है। अब हम इन बेकार के झमेलों में नहीं पड़ेंगे। अपना घर संभालना ही सबसे बड़ी बात है। मैंने कहा, बस यही सही है। मैं शहर जा रहा हूं। परसों ट्रक लेकर वापस आऊंगा और अपने खेत के तरबूज उठवाऊंगा। बैग कंधे पर डालकर मैं घर से निकल गया। गांव शिवपुर के तरबूज भले ना बिकें, लेकिन उसमें मेरे खेत शामिल नहीं थे। मेरे 15 एकड़ खेत में सिर्फ बेहतरीन किस्म के तरबूज लगे थे। पैदावार थोड़ी कम थी, लेकिन कमाई पहले से कहीं बेहतर थी। 2 दिन बाद मैं एक बड़ा ट्रक लेकर गांव लौटा। ट्रक सड़क किनारे खड़ा करके जैसे ही अपने खेत के तरबूज लदवाने लगा, अचानक चारों तरफ से दर्जनों लोग दौड़कर आए और ट्रक को घेर लिया। सबसे आगे रामलाल चाचा और मोहन चाचा थे। रामलाल चाचा ने एक मजदूर के हाथ से तरबूज छीनकर जमीन पर पटक दिया और गुस्से में चिल्लाए, कोई तरबूज ट्रक में नहीं चढ़ेगा। मैंने आगे बढ़कर उनका गला पकड़ लिया, उन्हें नीचे झुकाया और जमीन पर टूटे हुए तरबूज की तरफ इशारा करते हुए कहा, रामलाल चाचा, आंखें खोलकर देखिए, ये मेरे खेत का तरबूज है। इसे ट्रक में चढ़ाना है या नहीं, इसका फैसला आप करेंगे। हमारे तरबूज नहीं बिक रहे तो तुम्हारे घर के भी नहीं बिकने देंगे। रामलाल चाचा छूटकर सीधे खड़े हुए और गुस्से से चिल्लाए, इसके घर के भी तरबूज मत बिकने दो। बाकी गांव वाले भी चिल्लाने लगे, इसके सारे तरबूज तोड़ दो। उसी पल गांव वालों की असली सोच सामने आ गई। खुद की हालत खराब हो तो उन्हें दूसरों की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उनकी हालत खराब क्यों हुई। जैसे ही सुना कि मेरे खेत के तरबूज तोड़ेंगे, पापा घबरा गए और दोनों हाथ फैलाकर खेत के सामने खड़े हो गए। मैंने कहा, पापा, रहने दीजिए, इन्हें तोड़ने दीजिए, जितने तोड़ना चाहें तोड़ लें। आप बस पुलिस को फोन कर देना और कहना कि कुछ लोग मिलकर हंगामा कर रहे हैं और दूसरे की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। वैसे भी इन सारे तरबूजों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। एक भी तरबूज तोड़ा तो उसकी भरपाई इन्हें करनी पड़ेगी, कोई बच नहीं पाएगा। इतना कहकर मैंने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। चलो तोड़ो, अभी क्यों रुक गए, अभी तो बड़े जोश में थे। रामलाल चाचा, मोहन चाचा, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी तोड़ो, बाद में पैसे भी देना, और ऊपर से कुछ दिन जेल में मुफ्त की रोटी भी खाना। कितना बढ़िया सौदा है। मैं मोबाइल घुमाकर वहां मौजूद हर गांव वाले का चेहरा रिकॉर्ड करने लगा। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई हाथ लगाने की। जलन भी थी, ईर्ष्या भी थी, लेकिन जब कीमत समझ आई तो सबकी हिम्मत जवाब दे गई। करीब आधे मिनट बाद सब धीरे धीरे हट गए। मैंने रामलाल चाचा को पकड़ लिया जो चुपके से निकल रहे थे। अरे चाचा, ऐसे कैसे जा रहे हो, मेरा तरबूज फोड़ दिया। ये स्पेशल वैरायटी है, बाजार में 8 रुपए किलो बिकती है, कम से कम 10 किलो का था, पूरे 80 रुपए निकालो। आम दिनों में गांव का रिश्ता देखकर 1-2 क्या, कई तरबूज भी कोई ले जाता तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आज पापा को जो दुख पहुंचा था, उसके बाद वो भी चुपचाप खड़े रहे और मुझे पैसे लेते देखते रहे। आखिर रामलाल चाचा ने 80 रुपए निकाले और चुपचाप वहां से चलते बने। मैंने पीछे से आवाज लगाई, दम नहीं था तो हीरो क्यों बन रहे थे। वो लड़खड़ाए और गड्ढे में गिरते गिरते बचे। संयोग देखिए, उसी दिन जब मेरे घर के तरबूज शहर पहुंचाकर माल उतारा गया, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार 4-5 दिन तक इतनी तेज बारिश हुई कि खेतों में आधा मीटर तक पानी भर गया और सारे तरबूज डूब गए। मेरे खेत को छोड़कर पूरे शिवपुर गांव में हर किसान बुरी तरह बर्बाद हो गया। गांव वालों के उतरे हुए चेहरे देखकर मुझे कोई खुशी तो नहीं हुई, लेकिन जरा भी तरस नहीं आया। खाना खाते वक्त मेरी तारीफ करते थे और खाना खत्म होते ही वही थाली मेरे मुंह पर मार देते थे। यही उनके कर्मों का फल था। बारिश रुकी, पानी उतरा और मैं अपने काम में लग गया। शहर जाकर सामान खरीदा, मजदूर बुलाए और खेत में ग्रीन हाउस बनवाना शुरू कर दिया। इतने सालों की अच्छी कमाई ने गांव वालों को आलसी बना दिया था। बस मौसम आने पर बीज डालना, कभी कभार पानी और खाद देना, फिर गर्मियों में तरबूज तोड़कर मेरे भरोसे छोड़ देना कि मैं बेचकर पैसे दिला दूंगा। लेकिन खेती की पढ़ाई करने के बाद मैं अच्छी तरह जानता था कि इतनी उपजाऊ जमीन पर साल में सिर्फ एक फसल लेना सबसे बड़ी बर्बादी है। मैंने जल्दी पकने वाले, देर से पकने वाले और ग्रीन हाउस वाले तरबूजों की पूरी नई प्लानिंग बनाई। पहले जहां साल में सिर्फ एक फसल होती थी, अब मैंने उसे बढ़ाकर 4 फसलें कर दी। जमीन सीमित थी, इसलिए कमाई बढ़ाने का एक ही तरीका था, प्रीमियम क्वालिटी। मैंने कई नई और दुर्लभ किस्मों के तरबूज लाकर अलग अलग मौसम के हिसाब से उगाने शुरू किए। खासकर सर्दियों और बसंत में ग्रीन हाउस के तरबूजों की कीमत इतनी ज्यादा मिलती थी कि मेरी कमाई कई गुना बढ़ गई। साथ ही मैं लगातार रिसर्च करता रहा, नई तकनीकें आजमाता रहा और क्वालिटी बरकरार रखते हुए पैदावार लगभग 50% बढ़ा दी। सिर्फ 1 साल के अंदर मेरे घर की तरबूज की कमाई पिछले 10 सालों की कुल कमाई से भी ज्यादा हो गई। तरबूज ने सच में मेरे परिवार की किस्मत बदल दी। गांव वालों की जलन और बढ़ गई। कोई ताने मारता, कोई बुरा भला कहता, तो कुछ लोग रात के अंधेरे में मेरे ग्रीन हाउस में घुसकर पौधे उखाड़ने तक लगे।
लेकिन पिछली घटना के बाद मैं पहले ही सतर्क हो चुका था और ग्रीन हाउस में सीसीटीवी कैमरे लगवा चुका था। पौधे उखाड़ने वालों से मैं बहस करने नहीं गया, सीधे रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस के पास पहुंच गया। गांव के ऐसे लोग अगर आज पौधे उखाड़ सकते हैं तो कल आग भी लगा सकते हैं, इसलिए उन्हें एक बार ऐसा सबक सिखाना जरूरी था जो वो जिंदगी भर याद रखें। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और मैंने तुरंत महंगे वकील करके केस भी कर दिया। जिन्होंने सिर्फ 100 के आसपास पौधे उखाड़े थे, उन्हें कानून के हिसाब से सबसे कड़ी सजा और पूरा हर्जाना भरना पड़ा। उनकी जिंदगी का शायद सबसे महंगा सबक वही था। सरपंच रमेश मेरे घर समझौता कराने आए, लेकिन मैंने उन्हें दरवाजे के अंदर तक नहीं आने दिया। उस दिन के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे खेत की तरफ आंख उठाकर भी देखे। शिवपुर गांव 2 हिस्सों में बंट गया, एक तरफ हमारा परिवार और दूसरी तरफ बाकी पूरा गांव। गांव वालों ने हमारे घर आना जाना पूरी तरह बंद कर दिया, लेकिन उससे हमें क्या फर्क पड़ता था। खेती चलती रही, कमाई बढ़ती रही और हमारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गई। कुछ गांव वालों ने भी हमारे जैसे ग्रीन हाउस बनाकर साल भर तरबूज उगाने की कोशिश की, लेकिन तरबूज उगा लेना और उसे बेचना दोनों अलग बातें थीं। उनके पास आज भी कोई खरीदार नहीं था। कुछ परिवारों ने 1-2 बार कोशिश की और फिर हार मानकर छोड़ दिया। दूसरी तरफ मेरा कारोबार लगातार बढ़ता गया। मांग इतनी बढ़ गई कि मुझे पड़ोसी गांवों में हजारों एकड़ जमीन किराए पर लेकर खेती बढ़ानी पड़ी। शिवपुर गांव की जमीन पर दोबारा खेती करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में सर्दियों और बसंत के मौसम के तरबूज के बाजार पर मेरा दबदबा हो गया। अगर मैं 1 साल तरबूज न उगाऊं तो पूरे प्रदेश के आधे से ज्यादा सुपरमार्केट में उन मौसमों में तरबूज ही न मिले। उधर शिवपुर गांव की हालत वही रही। हर साल तरबूज बोते, हर साल बेचने के लिए भटकते। कुछ ही सालों में गांव वाले टूट गए। हजारों एकड़ खेत बंजर जैसे दिखने लगे। खेती में मन नहीं रहा, इसलिए पैदावार भी गिरती गई और क्वालिटी भी। धीरे धीरे शिवपुर गांव का नाम मिट गया और उसकी जगह ललित तरबूज ब्रांड ने ले ली। कारोबार बढ़ा तो पैसा भी आया और जिंदगी भी बदल गई। पुराना घर गिराकर उसकी जगह 4 मंजिला बड़ा बंगला बनाया, जिसके चारों तरफ बगीचा, पानी का तालाब और खूबसूरत लैंडस्केप था। दूर से देखने पर किसी रिजॉर्ट जैसा लगता था। खेती की रिसर्च के सिलसिले में मेरा कृषि अनुसंधान संस्थान आना जाना लगा रहता था। वहीं मेरी मुलाकात शोधकर्ता लता से हुई। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लता खूबसूरत भी थी, मेहनती भी, और सबसे बड़ी बात, वो मेरे साथ मिलकर तरबूज की खेती को आगे बढ़ाने का सपना देखती थी। 2 साल तक रिश्ते में रहने के बाद हमने शादी करने का फैसला कर लिया। इस बात से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। जब मैं पहली बार लता को अपने माता पिता से मिलाने घर लाया तो देखा कि सरपंच रमेश हमारे ड्राइंग रूम में बैठे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने लता को देखा, उनकी आवाज एकदम बंद हो गई। कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर मुझसे पूछा, ललित, ये लड़की कौन है? मैंने उनकी तरफ बिना देखे कहा, माँ, ये लता है, मेरी गर्लफ्रेंड, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सरपंच रमेश उछल पड़े। क्या तेरी गर्लफ्रेंड है? तूने हमें बताया क्यों नहीं? मैंने सीधे जवाब दिया, सरपंच जी, क्या गर्लफ्रेंड बनाने से पहले भी आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? वो बस फीकी सी हंसी हंसकर वहां से निकल गए। बाद में पता चला कि वो मेरे लिए अपनी बेटी पूजा का रिश्ता लेकर आए थे। साथ में लालच भी दिया था कि गांव में प्लॉट दिलवा देंगे और उनके 20 एकड़ खेत भी मेरे नाम कर देंगे। लेकिन मेरा गांव में रहने का कोई इरादा नहीं था, और जहां तक पूजा की बात थी, उसके स्वभाव और अक्ल को मैं पहले ही अच्छी तरह पहचान चुका था। गांव की परंपरा के मुताबिक मेरी और लता की शादी शिवपुर गांव में ही हुई। शादी वाले दिन पूरा गांव आया। आजकल गांव में शादी में कम से कम 200 रुपए का शगुन दिया जाता है, लेकिन पूरे गांव ने जैसे पहले से तय कर रखा था कि हर परिवार सिर्फ 20 रुपए देगा, वो भी पूरा खानदान लेकर आए। 7-8 लोग तो आम बात थी, कुछ तो 10-12 लोगों के साथ पहुंचे। बस कुत्ते ही नहीं लाए थे। 20 रुपए देकर सबने जमकर खाना खाया, शराब पी, सिगरेट पी और जाते वक्त बर्तन तक उठा ले गए। पूरी शादी में किसी ने हमें बधाई तक नहीं दी। बाद में जब सामान गिना गया तो कई बर्तन गायब थे। यहाँ तक कि खाना बनाने आए रसोइये भी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या आपका गांव इतना गरीब है? मैंने मुस्कुराकर कहा, गरीब नहीं, बस जलन बहुत है। मैंने बात वहीं खत्म कर दी। शादी के बाद लता ने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह मेरे साथ तरबूज की खेती में लग गई। मम्मी पापा की जिंदगी भी अब आराम से गुजरने लगी। वो रोज फूल पौधों की देखभाल करते, मछलियों को दाना डालते और चैन से रहते। मेरा कारोबार लगातार बढ़ता गया और जितना मेरा नाम बढ़ा, उतना ही शिवपुर गांव वालों का पछतावा भी। सिर्फ उन 3 पैसों के लालच में उनके अपने तरबूज खेतों में सड़ गए। सिर्फ उन 3 पैसों की वजह से वो फिर कभी अच्छी जिंदगी नहीं जी पाए। अगर उन्हें दोबारा मौका मिलता तो क्या वो पूजा की बातों में आते? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर फिर वही हालात होते तो क्या वो उन 3 पैसों को लेकर मुझसे नाराज नहीं होते? क्योंकि यही इंसान की फितरत है। समय के साथ मेरा कारोबार और आगे बढ़ा और लोग मुझे तरबूज किंग कहने लगे। पैसा भी था, नाम भी था, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। बीते हुए अनुभवों ने मुझे सिखा दिया था कि आगे बढ़ते रहना ही सबसे जरूरी है। जो पहले आगे निकला है उसके जीतने की गारंटी नहीं होती, और जो पीछे है उसके रुकने का सवाल ही नहीं उठता। मेरे पास इतनी दौलत आ चुकी थी कि कई पीढ़ियां बिना काम किए आराम से जी सकती थीं, लेकिन फिर भी मैं और लता सबसे ज्यादा समय खेतों और रिसर्च में ही बिताते थे। जब इंसान पूरे दिल से किसी काम में लग जाता है तो वही काम उसका शौक बन जाता है। हमारी लगातार मेहनत के बाद आखिरकार हमने ललित 1, ललित 2 और ललित 3 नाम की नई तरबूज सीरीज तैयार कर ली।
इन किस्मों ने न सिर्फ प्रीमियम तरबूज की कम पैदावार का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि बेमौसम मिलने वाले तरबूजों की कीमत भी काफी कम कर दी। कई लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे जब महंगे तरबूज बेचकर इतना पैसा कमा सकते हो तो इतनी सस्ती और ज्यादा पैदावार वाली किस्में क्यों बना रहे हो, इससे तो अपना ही नुकसान करोगे। लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुरा देता था। लोग आज का फायदा देखते थे, मैं आने वाले कल का बाजार देख रहा था। बाजार किसी एक आदमी का कभी नहीं होता, कोई भी हमेशा के लिए अकेला राज नहीं कर सकता। जिस दिन पूरा तरबूज बाजार सिर्फ मेरे भरोसे रह जाता, उसी दिन कोई नया आदमी मुझे पीछे छोड़ देता। इसलिए असली जीत बाजार को बड़ा बनाने में थी, उसे रोकने में नहीं। अगर मुनाफा थोड़ा कम भी हो, लेकिन ज्यादा लोग तरबूज खरीदें, ज्यादा किसान कमाएं और ज्यादा माल बिके, तभी असली तरक्की होती है। वक्त ने साबित कर दिया कि मेरा फैसला सही था। ललित सीरीज के तरबूज आते ही पूरे बाजार की तस्वीर बदल गई। बहुत महंगे और लग्जरी तरबूज धीरे धीरे गायब हो गए और उनकी जगह आम लोगों की पहुंच वाले ललित तरबूज ने ले ली। अब तरबूज सिर्फ गर्मियों का फल नहीं रहा, साल भर लोगों की थाली तक पहुंचने लगा। पहले की 2000 एकड़ जमीन कम पड़ने लगी। मांग इतनी बढ़ गई कि स्थानीय सरकार के सहयोग से मेरा ललित तरबूज इंडस्ट्रियल पार्क बढ़ाकर 20,000 एकड़ तक फैलाया गया। मेरा ब्रांड इलाके की सबसे बड़ी कंपनी बन गया। हमारे तरबूज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 100 से ज्यादा देशों में भेजे जाने लगे। अब लोग मुझे सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि एक उद्योगपति के रूप में पहचानने लगे। कुछ समय बाद देश के बड़े मीडिया हाउस ने मेरा इंटरव्यू लिया। पत्रकारों ने पूछा, ललित जी, आपका तरबूज पार्क देश का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक तरबूज उत्पादन केंद्र बन चुका है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले में आपकी सभी किस्मों ने गोल्ड मेडल जीता है और आपको भी कई बड़े सम्मान मिले हैं। इस सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारी पूरी टीम की मेहनत और लोगों के भरोसे का नतीजा है। ये पुरस्कार मुझे और बेहतर काम करने की प्रेरणा देते हैं। दूसरे पत्रकार ने पूछा, आपकी कंपनी लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है, हजारों लोगों को रोजगार देती है और आपने समाज सेवा में भी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा दान दिया है। क्या समाज सेवा भी आपकी मार्केटिंग का हिस्सा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा ग्राहक हर आम इंसान है। लोगों ने मुझे इतना दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं समाज को वापस दूं। इसे मार्केटिंग नहीं कहूंगा। अगर कुछ कहना है तो बस इतना कि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि पैसा कमाने वाला हर इंसान स्वार्थी नहीं होता। मेरे जवाब पर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा दिए। फिर एक पत्रकार ने पूछा, ललित जी, सुना है आपने सिर्फ 15 एकड़ जमीन से शुरुआत की थी। आपके हिसाब से एक सफल उद्योगपति बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मैंने कुछ पल सोचकर जवाब दिया, अपने काम पर पूरा ध्यान, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सबसे बढ़कर एहसान मानना सीखो। तभी एक और पत्रकार ने पूछा, सुना है आपका गांव शिवपुर है और आपने तरबूज का सफर भी वहीं से शुरू किया था, लेकिन आपके इतने बड़े तरबूज पार्क में शिवपुर गांव का नाम कहीं नहीं दिखाई देता, इसकी क्या वजह है? मैंने सिर हिलाकर कहा, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मेरे साथ शिवपुर चलिए, वहां जाकर आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू की पूरी टीम मेरे साथ गांव पहुंची। आज मेरे पुराने 15 एकड़ खेत में खेती नहीं होती, वहां सिर्फ रिसर्च और नए तरबूजों की टेस्टिंग होती है। मैं और मेरी पत्नी ज्यादातर समय वहीं नई किस्मों पर काम करते हैं। हमारे पार्क का हर नया तरबूज सबसे पहले इसी जगह पैदा होता है। पत्रकारों को पहले मैंने रिसर्च सेंटर दिखाया, फिर गांव के बाकी खेतों में लेकर गया। अब शिवपुर गांव पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन खाली पड़ी थी। खेतों में सिर्फ सूखी बेलें और जंगली घास दिख रही थी। कभी पूरे प्रदेश में मशहूर रहने वाला शिवपुर अब सिर्फ एक बीती हुई याद बन चुका था। उसकी जगह अब ललित तरबूज ने ले ली थी। दर्जनों कैमरे और सैकड़ों पत्रकारों का काफिला गांव में पहली बार आया था। हमें देखकर गांव वाले अपने अपने घरों से निकल आए और दूर खड़े होकर देखने लगे। तभी एक पत्रकार ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि शिवपुर के लोग मेहनती नहीं थे, इसलिए वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाए? मैंने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोग पहले बहुत मेहनती थे। मेरा बचपन इसी गांव में बीता है और मुझे इस मिट्टी से बहुत लगाव है। शायद आप सोच रहे होंगे कि जब इतना लगाव है तो मैं इस गांव को अपने साथ क्यों नहीं ले गया। इसकी वजह एक छोटी सी कहानी है। फिर मैंने उन्हें उन 3 पैसों वाली पूरी घटना शुरू से आखिर तक बता दी। मेरी बात सुनने के बाद सभी पत्रकार कुछ देर तक चुप रहे। तभी सरपंच रमेश भी भीड़ चीरते हुए आगे आए और बोले, आप लोग टीवी वाले हैं ना, ललित का इंटरव्यू लेने आए हो? एक पत्रकार ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं इस गांव का सरपंच हूं। इतना कहकर वो कैमरे के सामने आकर खड़े हो गए। फिर बोले, हमारे गांव के तरबूज भी उसके तरबूज से कम नहीं है। उन्होंने पत्रकारों को सिगरेट भी ऑफर की। एक पत्रकार मुस्कुराया और बोला, मतलब आप चाहते हैं कि हम आपके तरबूज भी बिकवा दें? सरपंच रमेश ने तुरंत कहा, हाँ, कमीशन भी देंगे। पत्रकार हल्का सा हंसा और बोला, डर इस बात का है कि कहीं वो कमीशन भी बाद में वापस ना करना पड़ जाए। ये सुनते ही सरपंच रमेश का चेहरा उतर गया। पत्रकार ने आगे कहा, हमें पता चला कि पहले आपके गांव के सारे तरबूज ललित बेचता था। अपने पैसे, अपनी मेहनत और अपने रिश्ते लगाकर उसने आप लोगों के लिए बाजार बनाया। सिर्फ 3 पैसे प्रति किलो कमाने पर आपने उसे बेईमान कह दिया, उससे पूरा पैसा वापस ले लिया और उसके खिलाफ शिकायत भी कर दी। उस वक्त क्या आपने कभी सोचा था कि अगर ललित ना होता तो शायद 1 किलो तरबूज भी नहीं बिकता? जिसने आपके खेतों में सड़ने वाले तरबूजों को पैसे में बदला, उसी को आपने दुश्मन बना लिया। फिर आगे आपकी मदद कौन करता?
अगर मैं आपको बताऊं कि आज के समय में तरबूज बेचने वाला एजेंट अपना पूरा खर्च अलग से लेता है और ऊपर से 20% तक कमीशन भी लेता है, तो क्या आज भी आपको लगेगा कि ललित के 3 पैसे गलत थे? इसलिए वो आज उद्योगपति है और आप लोग आज भी वहीं खड़े हैं। कोई भी काम करने से पहले इंसान बनना सीखिए। शिवपुर के पास आसमान छूने का मौका था, लेकिन आपने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर पत्रकार ने सरपंच रमेश से कहा, अब हमें अपना काम करने दीजिए, कृपया बीच में मत आइए। उनकी बात सुनकर मुझे अंदर से बहुत सुकून मिला। उस पुराने मामले को मैं कब का भूल चुका था, लेकिन किसी और के मुंह से अपने लिए इंसाफ की बात सुनना अच्छा लगा। उस दिन मुझे फिर यकीन हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग आज भी ज्यादा हैं। इंटरव्यू टीवी पर आने के बाद शिवपुर गांव पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन अच्छी वजह से नहीं। कुछ दिन बाद मैं और लता हमेशा की तरह अपने रिसर्च सेंटर में थे। हमारा नया तरबूज लालिमा एक फल देने वाला था। ये हमारी बनाई हुई ऐसी नई किस्म थी जिसमें छिलके से लेकर गूदे तक सब कुछ लाल था। कई दिनों से हम दोनों वहीं रह रहे थे ताकि इस नई किस्म को अपनी आंखों से पहली बार तैयार होते देख सकें। तभी बाहर से बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज आने लगी। जमीन तक हल्की हल्की कांप रही थी। मैं बाहर निकला तो देखा सरपंच रमेश पूरे शिवपुर गांव के 1000 से ज्यादा लोगों को लेकर आए थे। उन्होंने मुझे देखते ही झुककर कहा, ललित, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। उनके पीछे पूरे गांव ने भी एक साथ सिर झुका दिया। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। सरपंच रमेश ने आगे कहा, यह वही पैसा है जो उस समय तुमसे वापस लिया गया था। आज हम सब मिलकर वो पैसा तुम्हें लौटाने आए हैं। हमने बहुत सोचा, वो पैसा तुम्हारा हक था। गलती तुम्हारी नहीं, हमारी थी। तुमने कभी शिवपुर के साथ धोखा नहीं किया, हमने तुम्हारे साथ किया। ललित, हमारा कोई और मतलब नहीं है, बस अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। इतना कहकर 2 लोग एक बड़ा बक्सा उठाकर लाए। मैंने खोला तो अंदर सिर्फ पैसे ही पैसे थे। मैं हैरानी से सबको देखने लगा। सरपंच रमेश बोले, ललित, तुम बेफिक्र होकर अपना काम करते रहो, अब कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। भगवान तुम्हें और तरक्की दे। इतना कहकर उन्होंने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और पूरे गांव के साथ वापस लौट गए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। उम्मीद थी कि इस बार उन्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया होगा।